बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दोषी पढ़। अच्छा जी, लास्ट हम लोगों ने लर्निंग कर्व जो है वो कंप्लीट कर ली थी, उसकी कुछ एग्जांपल्स देख ली थी। तो लर्निंग कर्व क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हम पास पेपर सॉल्व करते हैं, उस पास पेपर में लर्निंग कर्व का इफेक्ट क्या होगा वो हम सीखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, स्मार्ट प्रोसेसिंग लिमिटेड स्प्रिंग 27 क्वेश्चन 1, ये हम डिस्कस करने लगे हैं और इस क्वेश्चन में हमारे पास लर्निंग कर्व आएगा। ठीक है जी, अच्छा जी, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। स्मार्ट प्रोसेसिंग इज कंसीडरिंग टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर मैन्युफैक्चरिंग 10,000 ऑटो पार्ट। ये हमने कंसीडरिंग टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, हम एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बारे में सोच रहे हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि 10,000 ऑटो पार्ट जो है वो बनाने हैं ऑटोमोबाइल असेंबलर के लिए। बनाएंगे हम उनको बने बनाए देंगे, वो जोड़ के कोई मशीन बना लेंगे, जो भी करना होगा। द पार्ट्स वुड बी प्रोड्यूस इन बैचेस ऑफ 500 यूनिट ईच, यानी कि जो मैं प्रोडक्शन करता हूं वो बैचेस में करता हूं। वो जो पार्ट बनेंगे वो 500 पार्ट 500 यूनिट का एक बैच चलाऊंगा, यानी कि एक बैच में 500 यूनिट बनाऊंगा। तो दो बैच में कितने बनेंगे? 1000। द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट बैच, पहले बैच की एस्टिमेटेड कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, सेटअप कॉस्ट पर बैच, बैच को सेटअप कॉस्ट के लिए, फिक्स कॉस्ट आ गई, डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट परचेज फॉर द प्रोजेक्ट, एलोकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ओवरहेड ₹16 पर आवर, 24,000 आ गई। डन हो गया। कॉस्ट ऑफ फर्स्ट बैच, पहले बैच की जो कॉस्ट आई वो 649,000 आ गई, उसने सारी बता दी कॉस्ट। एडिशनल इंफॉर्मेशन, देखें हमने लर्निंग कर्व पढ़ा क्यों, उसके पढ़ने की रीजन क्या थी कि हम बीइंग एन चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी, क्योंकि हम चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग CMA वाला सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बीइंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, हम एक ट्रू कैलकुलेशन कर सके। देखिए अगर हमें लर्निंग कर्व ना आता हो तो हम क्या करते, मान लो लर्निंग कर्व हमें नहीं आता, मान लो मैं एक पार्ट बना रहा हूं, 1 पार्ट बना रहा हूं, और मान लो वो एक पार्ट बनता है 10 मिनट में, 20 मिनट कर लेते हैं, 20 मिनट में वो एक पार्ट बनता है। तो मान लो अगर मुझे 100 पार्ट बनाने होते तो मैं क्या करता, चुपचाप 20 into 100 करता, तो दैट इज दी 2000, यानी कि 2000 मिनट की लेबर कॉस्ट चार्ज कर देता, डिवाइड बाय 60 करता, चांद से घंटे आ जाते, और पर आवर का जो रेट आता उसके ऊपर हम क्या करते, लेबर कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते। ऐसे करता ना, ऐसे करता। इसका मतलब इस कैलकुलेशन से आपको लग नहीं रहा कि हमने लेबर कॉस्ट ओवर चार्ज कर दिया, क्योंकि मुझे पता है अगर एक पार्ट 20 मिनट में लग रहा है तो एफिशिएंसी आएगी, दूसरे पार्ट में, तीसरे पार्ट में, चौथे टाइम में वो 20 मिनट, यानी कि मान लो जो 20वां यूनिट बनाऊंगा उसमें 20 मिनट हो सकता है 15 मिनट लग रहे हो, और जो 100 हो सकता है 60 बनाऊं उसमें अब 12 मिनट लग रहे हो सकता है जो 90 जो उसमें हो सकता है 10 मिनट लग रहे हो, तो लेबर टाइम होगा, है ना। तो इसे ट्रू इससे तो ओवर कॉस्ट आएगी लेबर कॉस्ट, और जब ओवर कॉस्ट लेबर कॉस्ट आएगी तो मेरी टोटल कॉस्ट ज्यादा आएगी। उस टोटल कॉस्ट में जब मैं अपना प्रॉफिट रखूंगा तो सेल प्राइस ज्यादा चार्ज करूंगा। मैं जब सेल प्राइस ज्यादा कोट करूंगा, मेरा कंपेटिटर कम कोट कर रहा होगा, वो उधर चल जाएगा, कस्टमर लूज कर दूंगा मैं तो। और मैं फिर ये सर पकड़ के बैठूंगा, मैं ये सोचूंगा यार ये चीज बनाने में मेरा खर्चा 500 का आ रहा है और 50
कॉस्ट कितनी, मान लो वो पार्ट बनने में 500 का कॉस्ट आता है, मेरी कॉस्ट 500 आई, मैंने बीच में सिर्फ 50 का प्रॉफिट रखे, 550 उसको सेलिंग प्राइस कोट की है, इसको इसमें भी तकलीफ हो रही है। और वो ये कह रहा है भाई आपका जो हमसाया है वो तो मुझे 500 रुपये कोट कर रहा है, तो मैं आपसे क्यों लूं, मैं 500 क्यों, मतलब अगर मैं उसको 500 देता हूं तो इसका मतलब मुझे तो जीरो प्रॉफिट पर होऊंगा। तो मैं कहूंगा भाई आप ऐसा करो उससे बनवा लें, फिर मुझे समझ नहीं आ रहा, पर मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा था, फिर मैं ये सोचने में मजबूर हूं यार वो 500 पे कैसे बना रहा होगा, भाई वो लर्निंग का इफेक्ट डाल रहा है बीच में, उसकी जो कॉस्ट, उसको जो कॉस्ट पड़ती होगी हो सकता है उसको 450 कॉस्ट पड़ती हो, 50 का प्रॉफिट रख के 500 का कोट कर दिया हो, इस तरह वो कोटेशन विन कर जाएगा, वो कस्टमर क्लाइंट ले जाएगा, मैं तो बिजनेस पीछे रह जाएगा क्योंकि मुझे कॉस्ट कैलकुलेशन सही करनी नहीं आई। ये फायदा लर्निंग कर पढ़ने का कि आप अच्छी कोटेशन मार्केट में लॉन्च करो जिससे आप अपने क्लाइंट करोगे, और जिसको लर्निंग कर नहीं आता होगा तो बेचारा 550 पे रो रहा होगा, यार मेरी तो कॉस्ट तो क्या आ रही है, तो 50 रुपये प्रॉफिट तो मैं रखूंगा ना और 550 का आपको बेचूंगा। अगर उसका कंपेटिटर 50-500 पे आ रहा है तो हमें समझ नहीं आएगी क्योंकि हमें लर्निंग फैक्ट पढ़ा ही नहीं था कभी, समझ आई सब्जेक्ट की, ठीक है। तो ये जो 500 की उसने कैलकुलेशन की सेलिंग प्राइस, और ये जो आया इसमें इंक्लूड है, कौन इंक्लूड है, कौन इंक्लूड है, लर्निंग इफेक्ट इंक्लूड है इसमें लर्निंग इफेक्ट लगाया उसने, इसलिए उसकी कॉस्ट कम आ रही है, उससे सेलिंग प्राइस कम कोट की, तो आपको पता है वो जीत गया, फिर कोटेशन जीत गया, क्लाइंट जीत गया, विन करके क्लाइंट डन बच्चों। ओहो ये सारा तो मेरा सोल्यूशन वाला एरिया था, इसको यहाँ से तश्कील करते हैं इसको, चलो मर्जी उसकी, नहीं मान रहा तो चलो जी आगे चलते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमने आया द सेटअप कॉस्ट पर बैच, कहता एक बैच का सेटअप कॉस्ट जो लगती है वो रिड्यूस बाय 5% फॉर ईच सब्सिक्वेंट बैच, जैसे जैसे नेक्स्ट बैच लगेगा 5% सेटअप कॉस्ट कम होती रहेगी। हाउएवर देयर वुड बी नो फर्दर रिडक्शन इन द सेटअप कॉस्ट फ्रॉम द 5th बैच ऑनवर्ड। अब यहां से लर्निंग कर्व इफेक्ट बता रहा है, कहता है फ्रॉम द 5th बैच ऑनवर्ड, 5वें बैच से कोई कॉस्ट कम नहीं होनी, कोई टाइम कम नहीं होना, कोई कॉस्ट कम नहीं होनी, यानी कि 5th बैच के ऊपर लर्निंग इफेक्ट रुक जाएगा। लर्निंग इफेक्ट इज एस्टिमेटेड 90% है, और आपको पता 90% को कैसे कन्वर्ट करना है, बट वुड रिमेन इफेक्टिव फॉर द फर्स्ट 8 बैच ओनली। जो लर्निंग इफेक्ट रहेगा वो पहले 8 बैचेस पे लगेगा, सिर्फ लर्निंग इफेक्ट पहले 8 बैचेस पे लगेगा। द इंडेक्स ऑफ 90% लर्निंग कर्व इज, ये उसने लर्निंग कर्व 90% को ऑलरेडी आपको पता है, मैंने बता दिया था कि आपको कैलकुलेट करके दे देगा, ठीक है। तो द इंडेक्स ऑफ 90% लर्निंग कर्व जो है वो हमारे पास ये आ रहा है। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, कंप्यूट दी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, वो जो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है उसने हमसे पूछा ना यार, कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर, कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना है मैंने, 10,000 ऑटो पार्ट बना के देने हैं, तो क्या प्राइस कंसीडर करेंगे हम, कंप्यूट द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में कौन सी प्राइस होगी, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस। Compute the contract price that would enable SPL to earn an incremental profit of 30% of the contract price। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस होगी उसके ऊपर हम 30% जो है वो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट अर्न करेंगे, ठीक है। जो भी प्राइस होगी उसमें से हम कहेंगे कि इसके ऊपर 30% जो है ये हमारा प्रॉफिट होगा। यहां तो कोई मसला, ठीक है जी। अच्छा, और हमारे वाले केस में, इस केस में अगर मुझे ये बेचना होता मार्केट में तो ऑब्वियस बात है सेलिंग प्राइस पर बेचता, ठीक है, ऑब्वियस बात है सेलिंग प्राइस पर बेचता, ठीक है। और अगर मुझे सेलिंग प्राइस पर ये नहीं बेचना
तो हमें जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वो ऑफर करेगा, अब हमने देखना कि हमने कंसीडर करनी है नहीं करनी। खैर यहाँ पे ऑफर कंसीडर करूँ या नहीं करूँ का तो कॉन्सेप्ट नहीं है, पर जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आएगी उसके ऊपर हमने इंक्रीमेंटल प्रॉफिट कितना रख लेना है, 30% रख लेना। यहाँ तो कोई मसला। चलें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेल प्राइस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैं कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा, टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये कह लो कि डिसीजन मेकिंग की शुरुआत हो चुकी है हमारी, ये डिसीजन मेकिंग शुरुआत हो चुकी हुई है, ठीक है ना। ये डिसीजन मेकिंग में एक कॉन्सेप्ट आता है प्राइसिंग, कि प्राइस हमें क्या रखनी चाहिए क्या नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये डिसीजन मेकिंग तकरीबन स्टार्ट की हुई है, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 1 पर आ जाए। सबसे पहले टोटल कॉस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में जो हमने 10,000 स्पेयर पार्ट्स बनाए, तो सबसे पहले बताएं कॉस्ट कौन सी लगेगी जी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पे आ जाए, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पे आ जाए जनाब, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पे आ जाए, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पे आ जाए। तो हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो बैचेस वाइज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, बैचेस वाइज चल रहे हैं। अब बैचेस मैंने देखने हैं कि मुझे कितने बैचेस बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो मुझे देखना है 10,000 ऑटो पार्ट्स हैं, कितने हैं 10,000 ऑटो पार्ट्स हैं, ठीक है। और एक बैच में 500 यूनिट बनाता हूँ, तो यहाँ से आ जाएंगे नंबर ऑफ बैचेस, ठीक है। तो नंबर ऑफ बैचेस कितने बनेंगे, 10,000 यूनिट्स हैं और एक बैच में 500 यूनिट बनाता हूँ, तो 20 बैच बन जाएंगे मेरे पास। ये 20 क्यों फाइंड किया मैंने यूनिट्स के ऊपर क्यों नहीं रहा, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन बैच फर्स्ट बैच है। सारी इंफॉर्मेशन जो है, ये सारी जो कॉस्ट की है, ये सारी कॉस्ट है बैच के ऊपर लगी हुई है, ये बैच के ऊपर लगी हुई है, यूनिट के ऊपर नहीं लगी हुई, वरना मैं यूनिट के साथ चले जाता। बात समझ आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास टोटल बैच कितने आ गए, 20 बैच आ गए। अब एक बैच के ऊपर कॉस्ट देखो कितनी लग रही है, अच्छा जी, मल्टीप्लाई है भाई, बैच के ऊपर कॉस्ट कितनी, पर बैच कॉस्ट कितनी लग रही है 135,000, ये पर बैच है। मल्टीप्लाई पे 135,000 कर दें, क्या आंसर आया 2.7 मिलियन आ गया। यहां तो कोई मसला। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा मटेरियल के बाद क्या आता है जी जनाब, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ जाए। अब डायरेक्ट लेबर और कॉस्ट पे आ जाए। अच्छा जी, सो डायरेक्ट लेबर मेरे पास है 1500 आवर और 225 जो है ये हमारे पास आ रहा है पर बैच ऐसे ही। अच्छा, अब डायरेक्ट लेबर आवर कैलकुलेट करने के लिए, ये कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में यहाँ पे लर्निंग कर्व भी आ गई है।
तो अब लर्निंग कर्व के साथ हमें बैचेस की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है जी। अच्छा, तो हम यहाँ पे एक वर्किंग बना लेते हैं और उसको वर्किंग में कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या दिया, वर्किंग 1, ठीक है, और वर्किंग 1 हम जाके कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी वर्किंग 1 यहाँ पे कर लेते हैं, साइड साइड पे कर लेते हैं। वर्किंग 1 आ जाए। अच्छा जी, द पॉइंट नंबर 2 पढ़ें जरा। लर्निंग कर्व इफेक्ट इज एस्टिमेटेड 90% बट वुड रिमेन इफेक्टिव फॉर फर्स्ट 8 बैचेस। तो जो लर्निंग कर्व लगनी है बच्चों फर्स्ट 8 बैचेस पे लगनी है, ठीक है। लर्निंग कर्व कितने पे लगना है, फर्स्ट 8 पे लगना है। टोटल बैचेस कितने मेरे, 20 है। लर्निंग कितने बैच पे लगनी है, 8 पे। इसका मतलब पहले 8 पे लर्निंग इफेक्ट लगाऊंगा, 8 से आगे जो 20 हो गए उनको कांस्टेंट कर दूंगा। डन हो गया, ठीक है जी, आ जाए। वर्किंग में x इक्वल टू 8 आ गया, सो y इज इक्वल टू, अच्छा जी, पहला बैच कितने देर में बनता है, फॉर्मूला ये होता है ना, y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स टू रेस पावर बी। ये होता है पहले बैच बनने का वक्त। सवाल में कितना है, किधर गया, पहला बैच बनने का वक्त 1500 घंटे, 1500 घंटे पर बैच। ये बैच फर्स्ट बैच 1500 घंटे लिखा हुआ, ये ऐसे बना होगा, नहीं देखो चेक कर लो, ये फर्स्ट बैच ये ऐसे होगा, ऐसे ही होगा, फर्स्ट बैच 1500 घंटे। चले आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट बैच 1500 घंटे मल्टीप्लाई बाय 8 बैच इनटू पावर में क्या आएगा, माइनस 0. ये गिवन है ना, माइनस 0.152, माइनस 0.152, माइनस 0.152। ये हमारे पास है। रुको रुको, ये तो एवरेज टाइम आएगा ना 8 बैचेस का, पर 8 बैचेस का टोटल टाइम कितना आएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 8 कर दो यहां से इसको, तो यहाँ पे 8 बैचेस का टोटल टाइम आ जाएगा 8748। डेसिमल के साथ साथ बताना मुझे, 0.06 आवर, ठीक है। याद था कोई मसला नहीं। अगर 8वें बैच तक लर्निंग है उसके बाद स्टॉप होगी है, तो इसका मतलब 8वें बैच का मुझे वक्त चाहिए जिसके बाद लर्निंग स्टॉप कर सकूं। और 8वें बैच का टाइम कैसे आएगा, 8-7 करके, 8-7 करके, ठीक है ना। सो आ जाए, x इक्वल टू 7 कैलकुलेट कर लेते हैं। आंसर 7811.49 आवर्स। ये आगे इन दोनों को माइनस कर लो, ये टाइम ऑफ 8th बैच आ गया जाएगा, कितना 936.57 आवर, ठीक हो गया। यहाँ तो देखें कोई मसला यार, अब टोटल लेबर आवर कैलकुलेट कर लें।
टोटल लेबर आवर कैसे कैलकुलेट होंगे? फर्स्ट 8 बैच और उसके बाद नेक्स्ट 12 बैच। फर्स्ट 8 बैच, भाई पहले 8 बैचेस का वक्त कितना आया? वही है 8748.06। उसके बाद नेक्स्ट कितने रह गए? टोटल 20 हैं, तो नेक्स्ट कितने रह गए होंगे? नेक्स्ट 12 बैचेस। अगले 12 बैचेस, भाई 12 मल्टीप्लाई बाय 936.57। जी जनाब, 11,238.884। ठीक है, दोनों को ऐड कर लें, ये टोटल टाइम आपके पास आ जाएगा 19986.9। आगे बस 0.90 फिर यहाँ तक कोई मसला क्लियर? ये हमारे पास आ गया टोटल लेबर आवर, ये टोटल लेबर आवर आ गई। ठीक है जी। अब इस टोटल लेबर आवर को जाके हम रखते हैं अपने सवाल में जाके वर्किंग नंबर 1 में। ये याद करो क्या था? 19986 आ जाए यहाँ पे, तो वर्किंग नंबर 1 से आ जाएगा 19986। वन 19986.90 ये आ गया, आवर्स आ गए, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आवर्स आ गए। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है? अब मल्टीप्लाई आ जाए। जी जनाब, मल्टीप्लाई आ जाए और बताएं अब रेट क्या लिखूँ? जी 225,000। जी 150 कैसे आया बच्चों? जी 225,000 डिवाइडेड बाय 1500। आंसर क्या आया? ₹150। ये क्या आ गया? पर आवर, पर आवर। और यहाँ पे पर बैच नहीं चलना, पर बैच चलना तो 225,000 ले लेता मैं। ये पर आवर क्यों कन्वर्ट किया मैंने? क्योंकि लर्निंग फैक्ट लगाकर 1500 घंटे नहीं चेक करें, 1500 घंटे नहीं बने। ठीक है, वो किधर गया? फर्स्ट बैच के लिए 1500 घंटे थे, ठीक है? और 20 बैच को जरा 1500 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आया? 30,000। तो चेक करो यहाँ पे 30,000 लिखना था आप लोगों ने, पर 30,000 नहीं आएगा, 19.986 आया लर्निंग इफेक्ट डाल के। आवर्स इतने रिड्यूस हुए, ठीक है जी। और रेट आ गया 150। आंसर बताओ क्या आता है? 299,803.5। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल भी आ गया, डायरेक्ट लेबर भी आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं, ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास? वेरिएबल ओवरहेड, वो है ₹120 पर डायरेक्ट लेबर आवर। तो चलो ये तो आसानी है, तो लिख लो यार, वेरिएबल ओवरहेड। वेरिएबल ओवरहेड पे आ जाए भाई। वेरिएबल ओवरहेड की हमारे पास कैसे आ जाएगा? 19,986.9
मल्टीप्लाई बाय 120। जी जनाब, 2398,428। इसमें कोई मसला? नेक्स्ट आ जाए, सेटअप कॉस्ट पर बैच, ये भी पर बैच चल रहा है, वेरिएबल है। तो सेटअप कॉस्ट पर बैच 40 है। सेटअप कॉस्ट कितना है? 40 है। और इसके लिए वर्किंग कर लो, वर्किंग नंबर 2। इसके लिए वर्किंग ओपन करनी है, क्योंकि सेटअप कॉस्ट में एक मसला आया है कि सेटअप कॉस्ट जो है, सेटअप कॉस्ट पर बैच वुड बी रिड्यूस बाय 5% फॉर ईच सब्सिक्वेंट बैच। और ये कहां तक चलेगी? 5th बैच तक, है ना। हालांकि हमारे पास 20 बैच है। तो सेटअप कॉस्ट के लिए पॉइंट नंबर 1 है हमारे पास। अगर ये ना होता तो सवाल खत्म हो जाता है मेरा बस। इसकी वजह से थोड़ा सा मुझे और काम करना पड़ेगा। ठीक है, वर्किंग नंबर 2 भी आ जाए। वर्किंग 2 यहाँ पे कर लेते हैं। वर्किंग सेटअप कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट पे आ जाए जनाब। ये सेटअप कॉस्ट पहले बैच कितनी है? 40,000। और ये सेटअप कॉस्ट कहां तक चलनी है? सेटअप कॉस्ट विल बी रिड्यूस बाय 5% फॉर ईच सब्सिक्वेंट बैच एंड नो फर्दर रिडक्शन इन द सेटअप कॉस्ट फ्रॉम द 5th बैच। यानी कि फ्रॉम द 5th बैच ऑनवर्ड, यानी कि जो 5वें बैच से ऑनवर्ड है, जो 5वें बैच से ऑनवर्ड है, वो हमारे पास सेटअप कॉस्ट रुक गई है। फ्रॉम द 5th बैच, फ्रॉम द 5th बैच का मतलब जो है 5वां बैच मुकम्मल होने के बाद या 5वां शुरू होने से पहले। फ्रॉम द 5th बैच ऑनवर्ड, ये जुमला पढ़ो। फ्रॉम द 5th बैच ऑनवर्ड जुमला पढ़ो, और जुमला पढ़ने के बाद, सेंटेंस पढ़ने के बाद ये बताओ, क्या 5वां बैच कंप्लीट होने के बाद कॉस्ट रिड्यूस नहीं हुई, या 5वां बनने से पहले, यानी कि 4 कंप्लीट होने के बाद, 4 कंप्लीट होने के बाद या 5 कंप्लीट होने के बाद कॉस्ट रिड्यूस नहीं। इसको गौर से पढ़ो, फिर मुझे बताओ, ये फैसला करना है। क्या 4 के बाद? आपका मशवरा ये 4 के बाद। बाकी भी सोचिए, बताएं। 4 के बाद या 5 के बाद? फ्रॉम द 5th बैच का मतलब होता है 5वें बैच से। 5वां बैच से का मतलब होता है 5वें बैच के स्टार्ट से। 5वें बैच का स्टार्ट का मतलब 4था बैच का एंड। सही है। तो फ्रॉम द 5th बैच मीन आफ्टर 4 बैच। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4th बैच, क्योंकि जब 4था बैच कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 5वां बैच स्टार्ट होगा, तो फ्रॉम द 5th बैच स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब 4 के बाद स्टॉप कर देंगे हम। डन हो गया? चलें जी, आए जरा। और रिड्यूस कितना करना बच्चों हमने? 5%। आ जाए जरा। तो जब मैंने सेटअप कॉस्ट लगाई होगी, तो फर्स्ट बैच का जब सेटअप लगाया होगा तो कॉस्ट कितनी आई मेरी? 40 आई। सेकंड बैच कैसे आया होगा? 40 का 95%, कितना आया? 38। फिर आया होगा थर्ड,
और फिर आया होगा फोर्थ, जी 34295 ये आ गया। अब यहां पे हो जाएगा रिडक्शन स्टॉप, ऐसे है, यहां पे हो जाएगी स्टॉप। अब 4 टू ऑनवर्ड जितने भी बैचेस आएंगे, यानी कि 4 बन गए तो नेक्स्ट 16 बैचेस। तो जो नेक्स्ट 16 बैचेस होंगे उनके लिए कॉस्ट क्या आएगी, 16 बैच मल्टीप्लाई बाय 34295, जी 548720, ये करें टोटल सेटअप कॉस्ट हो जाएगी। सिक्स नाइन सेवन वन 697115, ये आंसर आ गया। देखें जरा इस आंसर में मसला है कोई, देखें जरा, शाबाश। कैलकुलेटर है देना। इसका एक शॉर्टकट है, अगर कहते तो मैं बता देता हूं आपको। वैसे वो इतना काम का नहीं है यहाँ पे, लेकिन खैर है हमारे पास। ये देखो, अब देखो हर साल 5-5% रिड्यूस हो रहा है ना, हर साल 5-5% रिड्यूस हो रहा है। ये चौथे साल उससे मैं रोक दिया, अगर ये 8वें साल तक जाता तो इतनी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ती। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला लगा लेते हैं। 40,000 1 माइनस हर साल कितना रिड्यूस हो रहा है, 15%। और कितने सालों तक रिड्यूस होना है, 1 2 और 3, 1 2 और 3 साल तक रिड्यूस होना है। तो पावर 3 करेंगे, आंसर डायरेक्ट यही आना है, 34295 आ जाएगा डायरेक्ट आंसर। ठीक है, क्या हुआ, 5%, 0.05। ठीक है, डायरेक्ट ये आएगा 34295। ठीक है, तो डायरेक्ट यहां से फिर मल्टीप्लाई बाय 16 करके डायरेक्ट ये आ जाएगा। लेकिन इसका फायदा नहीं होगा आपको। टोटल पे कैसे जाओगे, 30 साल के, पर कोई फायदा नहीं है। ठहरो जरा यार, सेम परसेंटेज से रिड्यूस हो रहा है। अगर मैं एनवीटी का फॉर्मूला लगाऊं ना तो पहुंचा सकता हूं यहां तक, टोटल 1 2 3 4 को आ जाएगा एनवीटी के फॉर्मूले से। बताओ, एक्सप्लेन करते हैं ना, आज नहीं पहली बार तो करने लगा हूं।
1 2 3 4, चारों को टोटल करो और कैलकुलेटर में दे दो जरा, एक के मुझे दो ना। अब तब तक मुझे चारों का टोटल बताओ, चारों का टोटल क्या आता है? अभी रहने दो, नहीं आ रहा अभी, ठीक है, वैसे ही कर लो और इसके बाद शॉर्टकट गोली मारो, टाइम जाएगी हमें। ठीक है जी, 6971115, 6971115 लिख लो। क्या आंसर आया? 6971115, ये हमारे पास सेटअप कॉस्ट आ गया। ठीक है, इसके बाद देखिए यार हमारे पास कौन कौन सी कॉस्ट है। डेप्रीसिएशन ऑफ इक्विपमेंट परचेज फॉर द प्रोजेक्ट, सोचें कि ये डेप्रीसिएशन हमें कंसीडर करनी चाहिए या नहीं चाहिए जी बच्चों। डेप्रीसिएशन ऑफ इक्विपमेंट परचेज फॉर द प्रोजेक्ट, ये डेप्रीसिएशन जो हमने प्रोजेक्ट के लिए खरीदी तो 45,000 उसके ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज की, क्या ये कंसीडर करें या इग्नोर मारें? क्योंकि ये मेकिंग है कि हमने फैसला करना है कि हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में कौन कौन सी कॉस्ट ऐड करेंगे, कौन कौन से नहीं करेंगे, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन जो है ये हमने परचेज किए फॉर दी प्रोजेक्ट। इसका मतलब 10,000 ऑटो पार्ट बनाने के लिए ये मशीन खरीदी होगी और ये 10,000 पार्ट बनने की वजह से डेप्रिसिएशन आई है। अगर मैं ये 10,000 पार्ट ना बनाता तो ये डेप्रिसिएशन नहीं आती, तो ये खर्चा क्या करूंगा, प्रोजेक्ट के कॉस्ट में शामिल करूंगा, क्योंकि प्रोजेक्ट की वजह से खर्चा आ रहा है। अगर प्रोजेक्ट की वजह से खर्चा आ रहा है तो खर्चे को क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा।
तो ऐड कर दूंगा फिक्स कॉस्ट। तो भाई फिक्स कॉस्ट में मेरे पास कौन सी कॉस्ट आ जाएगी, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन कितनी आई बच्चों, 45,000 पर बैच की, और मेरे पास 20 बैच हैं, तो पर बैच पे कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, 0.9 मिलियन, यानी कि 9 लाख। 9 लाख की 9 लाख की मेरे पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी। यहाँ तो कोई मसला। अच्छा, उसके हमारे पास आ जाएगा में एग्जिस्टिंग ओवरहेड। क्या आ जाएगा बच्चों, एग्जिस्टिंग ओवरहेड। एग्जिस्टिंग ओवरहेड का मतलब ये है, एग्जिस्टिंग ओवरहेड का मतलब ये है, ये हेलो बच्चों, एग्जिस्टिंग ओवरहेड का मतलब ये है कि मैं 10,000 ऑटो पार्ट ना भी बनाऊं ना, ये कॉन्ट्रैक्ट ना भी करूं, तो ये खर्चा आना है। मतलब अगर मैं 10,000 ऑटो पार्ट ना भी बनाऊं, ये खर्चा आना ही आना है, और कॉन्ट्रैक्ट की वजह से खर्चा फिर भी आना ही आना है। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्या एक्स्ट्रा खर्चा आया ओवरहेड का, कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या ओवरहेड का एक्स्ट्रा खर्चा आया, नहीं। ये तो एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग मीन ये तो ओल्ड है, ये तो पहले ही आ रहा था, और अगर हम नया कॉन्ट्रैक्ट करें इसने तो फिर भी आना ही आना है, तो ये हमारे लिए नहीं इसको नहीं कंसिडर करेगा, ये खर्चा प्रोजेक्ट के लिए नहीं हुआ। डन। अब यहां से आ जाएगी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर ले जी जनाब। 969357 ये मेरे पास कॉस्ट आ गई। तो मुझे कहाँ चाहिए, सेल चाहिए, मुझे क्या चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस चाहिए। आई नीड दी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यानी कि सेल प्राइस। प्रॉफिट मार्जिन कितने, 30% प्रॉफिट मार्जिन है। अगर 30% प्रॉफिट मार्जिन रखूंगा तो ये कॉस्ट 70 पे जाएगी। हेलो बच्चों, इंक्रीमेंटल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यानी कि सेल प्राइस। सो सेल प्राइस के वो 30% प्रॉफिट रखना है, तो ये बुजुर्ग 70 भी होंगे ना, तो 70 भी होंगे, तो ठीक है करो। सो 969357 ये पड़ा हुआ 70 पे, इसको ले जाएंगे 100 पे, तो सेल प्राइस हमारे पास आ जाएगी, क्या आती है 13847968, तो ये हमारे पास आ जाएगी, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस चार्ज करूंगा और इसमें से मुझे पास 30% प्रॉफिट निकल आएगा, ये चार्ज करूंगा, ये कोटेशन दूंगा उसको, भाई इतने का आपका ऑर्डर तैयार करेंगे। डन हो गया, यहां तो कोई मसला जी। तो ये हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ गया, और ये हमारे पास लर्निंग कर वाली वर्किंग वन आ गई, और ये हमारी सेटअप कॉस्ट की कैलकुलेशन आ गई। क्या हुआ, अगर टोटल कॉस्ट पूछी है और अगर पर बैच कहता तो ठीक है, 20 बैचेस बनाए थे तो इसको 20 से डिवाइड कर देता, पर बैच आ जाता, और पर बैच की वो कर लेते हैं हम, सेल प्राइस कर लेते हैं। पर बैच आ गया, फिर पर यूनिट पूछता तो डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय वो कर देता 500 यूनिट ईच है पर बैच, तो जितने नंबर ऑफ बैचेस आए थे उसको पर यूनिट में कन्वर्ट कर लेता। ठीक है, डन, चलें आगे। ठीक है जी, टारगेट कॉस्टिंग खत्म यार, टारगेट कॉस्टिंग खत्म। टारगेट कॉस्टिंग हाईटेक कर लिया हमने, कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 करवा दिया, यस। क्वेश्चन नंबर 3 किसके साथ है, रेलिवेंट कॉस्टिंग के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 जेस्मीन लिमिटेड, ये आपका क्या है, होमवर्क में है, ये लर्निंग कर्व के साथ है, और ये है विद लर्निंग कर्व। ठीक है, ये आ गया, ये होमवर्क में चले गए, ये आज का होमवर्क है, नोट कर लें जरा यार, कर लें जोर से देख लें,
जैस्मीन लिमिटेड वाला इजी आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है, फटका देंगे आप माशाल्लाह, आसान सवाल है। फाइन लिमिटेड वाला हो गया बच्चों, यस। डेनमार्क आइसक्रीम हो गया, यस। और एस कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड, कैलकुलेट द मिनिमम बिड प्राइस, सेल प्राइस फाइंड करें, ये आज वाला सवाल की तरह ही है, तो ये भी आपका होमवर्क होगा, ये आज कर लें कल कर लें, पर ये आपका होमवर्क ही है। डन। तो मेरे पास और लास्ट में 24 वाला टारगेट कॉस्टिंग, ये लेटेस्ट सवाल है, ये बाद में खुद ही देखते रहिएगा, ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाओ। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है हमारा, रेलिवेंट कॉस्टिंग, रेलिवेंट कॉस्टिंग, रेलिवेंट कॉस्टिंग, रेलिवेंट कॉस्टिंग भी आ जाए। चैप्टर नंबर कौन सा है बच्चों, चैप्टर नंबर कौन सा बच्चों, चैप्टर 15 रेलिवेंट कॉस्टिंग। ये डिसीजन मेकिंग का स्टार्ट है यहाँ से, ठीक है जी। टारगेट कॉस्टिंग भी डिसीजन मेकिंग का ही हिस्सा है, ठीक है, उसमें भी हमने कुछ डिसीजंस लेने होते हैं। अब रेलिवेंट कॉस्टिंग से आपको पता चलेगा किस कॉस्ट को समझना है, किसको कंसीडर करना है, किसको नहीं करना। रेलिवेंट कॉस्टिंग स्टार्ट करने से पहले ही मैं रेलिवेंट कॉस्टिंग के मेन रूल बताने लगा हूं आपको। सो मेन रूल ऑफ द रेलिवेंट कॉस्टिंग, रेलिवेंट कॉस्टिंग में कौन रेलिवेंट इनकम बनेगा और कौन रेलिवेंट एक्सपेंस बनेगा, सिर्फ ये दो चीजें डिसाइड करनी होती है। रेलिवेंट इनकम कौन बनेगा और रेलिवेंट एक्सपेंस कौन बनेगा। सबसे पहले बात करते हैं रेलिवेंट इनकम कौन बनेगा। मान लें कि प्रपोज जॉब क्या है, न्यू फर्नीचर का ऑर्डर आया, आपके पास एक नया फर्नीचर बनाने का ऑर्डर आया, मान लो उसने कहा 100 सोफा बनाने हैं, 50 सोफा बनाने हैं, ये ऑर्डर आया। अब इस ऑर्डर आने की वजह से इनकम दैट विल कम ड्यू टू दिस जॉब, इस जॉब की वजह से जो इनकम आएगी वो इनकम मेरे लिए रेलिवेंट होगी और उस इनकम को मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। बात समझ लगती है मेरी कि नहीं लगती। उस जॉब की वजह से जो इनकम आएगी, जो रेवेन्यू होगा वो मेरा रेवेन्यू होगा, जो इनकम आएगी वो मेरी इनकम होगी। अच्छा आगे, अब अगली बातें थोड़ी सी टेक्निकल होंगी, संभालना है। न्यू फर्नीचर बनाने की वजह से, न्यू फर्नीचर का ऑर्डर आया, नया फर्नीचर का ऑर्डर आया, और उस ऑर्डर की वजह से एग्जिस्टिंग एक्सपेंस दैट विल सेव ड्यू टू दिस जॉब, इस नए फर्नीचर के ऑर्डर के आने की वजह से मेरा पहले एक खर्चा हो रहा था, इसके आने की वजह से वो खर्चा नहीं हो रहा, जिसका मतलब इसकी वजह से खर्चा नहीं हो रहा हो, पैसे बच रहे हैं, वो भी मेरी इनकम होगी। जेब से पैसों का ना जाना भी इनकम है। बात समझाऊं इसको कैसे, किस समझ लगती है ये बात। जेब से पैसों का ना जाना भी इनकम है, यार समझ लगती है ना, समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैसे, मिसाल के तौर पर हमने जो फर्नीचर ऑर्डर आया ना, फर्नीचर का ऑर्डर आया, तो जिसने जो ऑर्डर जिसने कहा भाई हमारे पास अपना वेयर हाउस है, वो बहुत बड़ा वेयर हाउस है, उसमें 50 क्या 200 क्या 300 सोफे आ जाएंगे, वो 1 महीने के लिए तुम्हारा हुआ, तुम सोफे बनाई जाओ वहां पे रखी जाओगे, बस वो 1 महीने के लिए तुम्हारा हुआ, और ये हम इसके तुमसे कोई पैसे चार्ज नहीं करेंगे। तो हम तो वैसे सोफे बना के वेयर हाउस में रखते थे, और उसका हम 50,000 रुपया पर मंथ रेंट देते थे। तो हमने 1 महीने के लिए अपना उसको गोली कराई, हमने क्या मुफ्त का हमें हॉल मिल गया, तो हम भी अपने भी सोफे वहीं रख लेंगे। तो हमने क्या किया, नए सोफे बनाकर उस वेयर हाउस में रखते गए, अपने भी रखते गए 1 महीने के लिए। अब देखिए उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो 50,000 रुपये मेरे उस महीने बच गए, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ना होता तो मुझे 50,000 रुपये जो वेयर हाउस में मैं सोफा रख रहा था वो मुझे पड़ते रहते। बात समझ आई मेरी। यानी कि कोई जॉब की वजह से मेरा कोई एग्जिस्टिंग खर्चा बच गया, जो मेरा एग्जिस्टिंग खर्चा बच गया, तो वो भी मेरी क्या बन जाएगी, रेलिवेंट इनकम बन जाएगी। रेलिवेंट कॉस्ट में कॉस्ट भी तो आएगी, इनकम दोनों आएंगे ना। हाँ, ये रेलिवेंट इनकम लिखो, हेडिंग भी कोई हेडिंग भी रेलिवेंट इनकम, समझ आ गई। तो ये भी मेरी क्या बन जाएगी, रेलिवेंट इनकम बन जाएगी। सो दिस इज माई रेलिवेंट इनकम, ठीक है जी, समझ लगती है मेरी बात। अब आ जाए रेलिवेंट एक्सपेंस के। न्यू फर्नीचर की वजह से मैंने एक मशीन खरीदी, एक्स्ट्रा एक्सपेंस दैट विल इंकर ड्यू टू दिस मशीन।
जैसे अभी हमने सवाल में किया, न्यू फर्नीचर की वजह से न्यू डेप्रिसिएशन आ गई। जैसे भी हमने स्मार्ट प्रोसेस में किया कि इसकी वजह से मुझे एक नई मशीन खरीदनी पड़ी उसकी डेप्रिसिएशन को, तो वो मेरी क्या बनेगी, रेलिवेंट एक्सपेंस। इस जॉब की वजह से मुझे अपनी एक इनकम को सेक्रीफाइस करना पड़ा। अगर ये मैं प्रोजेक्ट ना उठाता, अगर ये मैं फर्नीचर ना बनाता, तो मुझे पैसे आने थे, इसकी वजह से नहीं आए, तो ये मेरे रेलेवेंट एक्सपेंस बनेगा। मिसाल के तौर पर फर्नीचर का ऑर्डर आया और फर्नीचर के ऑर्डर में सोफा का ऑर्डर आ गया। हम सोफा बनाते हैं, ठीक है, ये सोफे का हमारे पास ऑर्डर आ गया, साथ साथ मुझे चेयर्स का ऑर्डर भी आ गया। किसका ऑर्डर आ गया, चेयर्स का ऑर्डर भी आ गया। अगर मैं सोफा वाला ऑर्डर पिक करता हूं तो चेयर से जो कंट्रीब्यूशन आएगा तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। चेयर से जो कंट्रीब्यूशन आने अब वो नहीं आ पाएगा इस फर्नीचर सोफा बनाने की वजह से। सो दैट इज माई रेलिवेंट एक्सपेंस। एक इनकम आ रही थी, अब वो नहीं आएगी क्योंकि फर्नीचर बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, क्लियर बात समझ लगती मेरी। तो इसका मतलब रेलिवेंट इनकम में दो इनकम हुई, एक वो इनकम जो उस जॉब की वजह से आ रही है और एक वो खर्चा जो बच गया, सेव हो गया, वो भी रेलिवेंट इनकम है। और एक्सपेंस में क्या होगा, वो जो एक एक्स्ट्रा एक्सपेंस आ रहा है वो तो रेलिवेंट एक्सपेंस है ही है, एक जो इनकम आनी थी वो नहीं आ रही वो भी रेलिवेंट एक्सपेंस। देखो याद होता है, ये याद होता है। आगे चलें, चलो। की कॉन्सेप्ट यूज इन रेलिवेंट कॉस्टिंग बता चुका आपको, लेकिन फिर भी थोड़े से और पढ़ लेते हैं इंग्लिश में। कहता है रेलिवेंट कॉस्ट और कॉस्ट दैट विल अकर इन फ्यूचर। रेलिवेंट कॉस्ट हमेशा फ्यूचर में अकर होगी। दे कैन नॉट इंक्लूड एनी कॉस्ट दैट हैव ऑलरेडी अकर्ड इन पास। अगर एक पास में खर्चा हो चुका है उसका रेलिवेंट कॉस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। एक खर्चा हो चुका सो हो चुका, अब नए प्रोजेक्ट ने तो फ्यूचर में कॉस्ट लगानी है ना उसके ऊपर। बात समझ आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने फैक्ट्री का रेंट दे दिया, अगर फैक्ट्री का रेंट दे दिया है और उसके बाद सोच रहा हूँ कि न्यू प्रोजेक्ट में इसको ऐड करो, भाई नहीं क्यों करना है ऐड, न्यू प्रोजेक्ट तो बाद में आ रहा है, तुम रेंट पहले पे कर चुके हुए, उसका तो न्यू प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक ही नहीं है। सेकंड, कॉस्ट ऑफ डिसीजन और दैट विल अकर एज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेकिंग द डिसीजन। कहता है इसका डिसीजन से डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है। Cost that will occur anyway, no matter what decision is taking, can't be relevant to the decision। बस समझ आ गई। जॉब की वजह से जो खर्चा आया वो रेलिवेंट है, जिस ऐसा खर्चा जिसका जॉब से ताल्लुक ही नहीं है उसने आना ही आना है, उसने आना ही आना है। जैसे कि हम अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करते हैं, भाई मैं न्यू सोफा बनाऊं ना बनाऊं, मैंने बिजनेस को एडवर्टाइज करना है, इसका क्या सोफे से ताल्लुक है, नहीं है, तो ये रेलिवेंट कॉस्ट नहीं होगी क्योंकि ये इस खर्चे का जॉब से फर्नीचर सोफा बनाने से कोई ताल्लुक नहीं है। थर्ड पॉइंट, रेलिवेंट कॉस्ट और कैश फ्लोज। रेलिवेंट कॉस्ट एक कैश फ्लोज है। नोशनल कॉस्ट जैसे कि डेवलपमेंट चार्जेस, नोशनल इंटरेस्ट कॉस्ट, एब्जॉर्ब फिक्स कॉस्ट कांट बी रेलिवेंट टू अ डिसीजन मेकिंग। यानी कि जितनी भी हमारे पास फिक्स कॉस्ट होगी वो रेलिवेंट नहीं होगी। पर डेप्रिसिएशन भी तो फिक्स थी पिछले सवाल में, वो कैसे ले ली हमने? वो भी तो फिक्स थी, वो कैसे ले ली? वो डेप्रिसिएशन पुरानी नहीं चली आ रही थी, वो जॉब की वजह से डेप्रिसिएशन आई है। हाँ डन, आ जाए।
अब वन बाय वन ये जो उसने अजीब गरीब लफ्ज यूज किए, नोशनल कॉस्ट, इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। रेलिवेंट कौन सी कॉस्ट होगी? नंबर 1 रेलिवेंट कॉस्ट सबसे पहले होगी एडिशनल कॉस्ट। रेलिवेंट कॉस्ट मीन एडिशनल कॉस्ट, जो वेरिएबल कॉस्ट होगी, जिसका ताल्लुक एक्टिविटी से होगा, जिसका ताल्लुक जॉब से होगा। तो रेलिवेंट कॉस्ट हमेशा कौन सी होगी? इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट मीन एडिशनल कॉस्ट। एडिशनल कॉस्ट इंकर्ड विद द न्यू जॉब, जो न्यू जॉब से एडिशनल कॉस्ट इंकर होगी। सो an incremental cost is an additional cost that will occur, ये तब ही अकर होगी if a particular decision is taken, यानी कि फर्नीचर बनाऊं या ना बनाऊं, बनाऊंगा तो कॉस्ट आएगी, नहीं बनाऊंगा तो नहीं कॉस्ट आएगी। इसका मतलब इस कॉस्ट का आना और ना आना फर्नीचर के बनाने से जुड़ा हुआ है, तो ये रेलिवेंट होगा। मेरी बात समझ आई? Provided that it involve an additional cash flow, प्रोवाइडेड ये कि उसके अंदर कोई एडिशनल कैश फ्लो हो, यानी कि उसमें एक्स्ट्रा पैसे आपके लग रहे हों। यानी कि अगर मैं फर्नीचर बनाता हूं 10,000 का एक्स्ट्रा खर्चा पड़ेगा, ये 10,000 का जो एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा जो है ये इंक्रीमेंटल है। मान लें जब मैं फर्नीचर नहीं बनाता तो मुझे 20,000 का फिक्स कॉस्ट आती है, फर्नीचर बनाने की वजह से वो 20,000 25,000 पे निकल गया, तो अब बताओ इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी हुई? 5,000। ये रेलिवेंट होगी। बाकी 20 तो पहले ही आ रही थी, वो तो शुरू से चली आ रही थी। समझ लगती है मेरी बात? अच्छा जी, एग्जाम्पल क्या? अ कंपनी इज प्लानिंग टू हायर अ सुपरवाइजर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट। हमने क्या किया बच्चों? न्यू प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक सुपरवाइजर हायर किया, और सैलरी कॉस्ट ऑफ न्यू सुपरवाइजर विल बी एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट। हालांकि वो फिक्स है, लेकिन फिक्स क्यों आया? इस जॉब की वजह से। डर समझ लगती है? तो यहां से हम एक बातें कुछ थोड़ी बातें सीख रहे हैं कि कुछ ऐसी फिक्स कॉस्ट है जिनको मुंह चुक के इग्नोर नहीं मारना। ऐसी फिक्स कॉस्ट जिसका जॉब से ताल्लुक है वो रेलिवेंट है। बेबस समझ आ रही है? अच्छा, अगर ये लिखा होता कि वी आर प्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट एंड सैलरी कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग सुपरवाइजर विल बी, वी आर प्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट एंड सैलरी कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग सुपरवाइजर विल बी दी, अब हम कहते हैं नॉट रेलिवेंट। वो तो न्यू प्रोडक्ट से पहले का ही है वो तो, और अगर वो न्यू प्रोडक्ट को सुपरवाइज कर लेगा तो उसकी शान में कमी नहीं आएगी। हाँ, और अगर वो ये कह दे एग्जिस्टिंग सुपरवाइजर है, वो एग्जिस्टिंग चीज़ों को ही सुपरवाइज करेगा, न्यू प्रोजेक्ट के आने से एक्स्ट्रा सुपरविजन करेगा, और एक्स्ट्रा सुपरविजन के उसको हम 2,000 देंगे, और ये 2,000 रेलिवेंट सिर्फ बनेंगे जो इस जॉब के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ सेंस आ रही है? आगे चलते हैं। सेकेंड रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी? डिफरेंशियल कॉस्ट। क्या होगी बच्चों? डिफरेंशियल कॉस्ट। डिफरेंशियल कॉस्ट क्या? A differential cost is the amount by which future costs will change. बच्चों क्या? Future costs will change if a particular course of action is taken. यानी पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन में हमेशा वो पर्टिकुलर जॉब डालो, फर्नीचर डाल लो अपना। मेरी बात समझ आ रही है? प्रोवाइडेड, भाई एडिशनल कैश फ्लो होना चाहिए, अगर पैसे नहीं लग रहे तो फिर नहीं। बात समझ आ रही है? कैश फ्लो का होना जरूरी है, पैसों को जाना जरूरी है, जेब से खर्चा होना जरूरी है। एग्जाम्पल पढ़ लेंगे, सुना देता हूं, पढ़ लेना खुद ही। एग्जाम्पल ये है कि देखो, चलें पढ़ ही देता हूं फिर बाद में मसला ना हो। अ कंपनी नीड टू हायर अ लार्ज फोटोकॉपी मशीन। कंपनी ने क्या फैसला किया? एक बड़ी फोटोकॉपी मशीन को खरीद लेते हैं। ये फैसला किया, जरूरत है उसको कि यार बड़ी वाली फोटोकॉपी मशीन खरीद लेते हैं। करंटली का मतलब क्या? करंटली का मतलब क्या? अभी क्या हो रहा है? अभी क्या चल रहा था? पहले क्या चल रहा था? पास में क्या चल रहा था?
करेंटली अ कंपनी पेज रेंट ₹100 ईच मंथ। हम ना हर महीने फोटोकॉपी मशीन का किराया देते थे 1000 रुपये फॉर अ फोटोकॉपी मशीन एंड वांट टू स्विच टू यूजिंग अ लार्ज फोटोकॉपी मशीन दैट विल कॉस्ट 1600 ईच मंथ। अगर मैं पुरानी वाली मशीन के साथ चलूं तो 1000 रुपये पर मंथ देता था, लेकिन हमने कहा यार बड़ी वाली फोटोकॉपी मशीन खरीदनी है। अगर बड़ी वाली फोटोकॉपी मशीन लेते हैं तो अब 1000 नहीं, अब कितना देना पड़ रहा है, 1600 रुपया देना पड़ रहा है। तो बताएं इसमें से रेलिवेंट कॉस्टिंग क्या होगी, रेलिवेंट कॉस्टिंग क्या होगी, रेलिवेंट कॉस्ट क्या होगी इसमें? हाँ, रेलिवेंट कॉस्ट क्या, सिर्फ 600। भाई 1000 तो पहले ही जा रहा था, 1000 तो पहले ही जा रहा था, एक्स्ट्रा क्या आ गया 600। सो जो एक्स्ट्रा 600 जाएगा दैट्स माई रेलिवेंट कॉस्ट। तो दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल कॉस्ट। पहले जो कॉस्ट आ रही थी उसके ऊपर एक्स्ट्रा कितनी आ गई, डन हो गया। आगे चलें, थर्ड वन, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक ऐसी रेलिवेंट कॉस्ट है जिसमें कैश फ्लो नजर नहीं आता, पैसे जेब से जाते नहीं है, पर फिर भी ये रेलिवेंट कॉस्ट है। और ये हम पीछे लेते रहे, कंट्रीब्यूशन लॉस इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, याद है आपको, स्टॉक आउट में, ये हम लेते रहे क्योंकि वो भी डिसीजन मेकिंग का चैप्टर था। एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द सैक्रिफाइसिंग कॉस्ट होती है, आपको पता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट द बेनिफिट दैट विल लॉस बाय टेकिंग वन कोर्स ऑफ एक्शन। बात याद आई, ये वाली बात। और यहां पे क्या लिखा हुआ मैंने, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी कि इस सोफा की वजह से ये वाली इनकम नहीं आई, तो दैट इज माई रेलिवेंट एक्सपेंस, रेलिवेंट कॉस्ट। डन हो गया। एग्जाम्पल पढ़ लोगे कि करवा दूं? हाँ, करवा दूं। A company had material of 300 kgs available in stock. कंपनी के पास कितना मटेरियल अवेलेबल है? ये स्टॉक में अवेलेबल है। एंड मटेरियल हैज नो रेगुलर यूज। मटेरियल का कोई काम नहीं है, आई मीन वेला पड़ा हुआ है, वेला निकम्मा मटेरियल पड़ा हुआ है। इट कैन बी सोल्ड फॉर अ स्क्रैप ऑफ 50 पर केजी। उसको 50 पर केजी में इस्तेमाल कर सकता हूँ, स्क्रैप में बेच सकता हूँ, 50 पर केजी पे स्क्रैप में बेच सकता हूँ। इफ वी यूज दिस 300 kg मटेरियल फॉर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, फर्नीचर का कॉन्ट्रैक्ट आ गया, और अगर स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में उसको इस्तेमाल कर लूँ, फिर वो जो बेच के 50 रुपये आने थे वो तो नहीं आएंगे फिर तो अगर मैं अपने इस मटेरियल को स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में लगाऊंगा तो 50 को सैक्रिफाइस करूंगा, ये 50 मेरी रेलिवेंट कॉस्ट बन जाएगी, ये रेलिवेंट कॉस्ट बन जाएगी। यानी कि 50 रुपये थे, इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से नहीं आए, दैट इज माई रेलिवेंट कॉस्ट। सो ये मेरी रेलिवेंट कॉस्ट है, खर्चे में ऐड करूंगा इसको, मैं खर्चे में ऐड करूंगा इसको मैं। समझ आ रही है मेरी बात? तो आंसर क्या बनेगा? 15,000। डन हो गया, समझ लगती है। फोर्थ वन, अवॉइडेबल कॉस्ट। ऐसी कॉस्ट जिसको मैं अवॉइडेबल करूं, इसका मतलब वो प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है। प्रोजेक्ट है तो वह आ गई, प्रोजेक्ट नहीं तो वह नहीं आई, तो अवॉइडेबल है, तो ये रेलिवेंट है। और जो अनअवॉइडेबल हो, प्रोजेक्ट हो या ना हो, उसने आना ही आना है, वो अनअवॉइडेबल है तो नहीं होगी। ठीक है, अच्छा जी। तो अवॉइडेबल कॉस्ट क्या? An avoidable cost is the cost that could be saved depending whether or not a particular decision is taken. For example, a company was using special warehouse for product A. हेलो बच्चों, ये स्पेशल वेयर हाउस किसके लिए लिया था? ये स्पेशल वेयर हाउस किसके लिए लिया था? मान लो ये स्पेशल वेयर प्रोडक्ट ए पेरिशेबल प्रोडक्ट है और इसके हमने कोल्ड स्टोरेज ले लिया। हमने क्या ले लिया? कोल्ड स्टोरेज ले लिया, क्योंकि ए कौन है? ये पेरिशेबल गुड है। ठीक है। एंड रेंट कितना? 50,000। ड्यू टू शटडाउन ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस द वेयर हाउस इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। कहता है वो ए बनाना ही छोड़ दिया। जब ए बनाना ही छोड़ दिया तो क्या वेयर हाउस की जरूरत है?
नहीं है। सो द रेंट ऑफ वेयर हाउस ₹5,000 कैन बी सेव, वो सेव हो गया। सो दिस 50,000 इज द रेलिवेंट कॉस्ट, ये मेरा क्या हो जाएगा, रेलिवेंट कॉस्ट हो जाएगा। पर इस केस में ये रेलिवेंट इनकम बनेगी। इस केस में 50,000 ये मेरी रेलिवेंट इनकम बनेगी, क्योंकि शटडाउन की वजह से 50,000 बच गए, खर्चा था अब नहीं है, इनकम बन जाएगी, ये रेलिवेंट इनकम बन जाएगी। डन हो गया। तो या तो इसको रेलिवेंट इनकम मान लो या तो खर्चा ना मानो, बात एक ही है। ठीक है, बात 2-3 और बस फिर खत्म, बाकी फिर कल से इंशाल्लाह सवाल स्टार्ट करेंगे। इररेलेवेंट कॉस्ट क्या, नंबर 1 जैसे कि मैंने बताया कि अनअवॉइडेबल कॉस्ट, ऐसी कॉस्ट जिसने हर हाल में आना ही आना है, जैसा कि फिक्स कॉस्ट है, वेयर हाउस रेंट ऑफ ऑल प्रोडक्ट। मान लो मैं ABCDE प्रोडक्ट बनाता हूं, ए को बनाना छोड़ दिया, क्या वेयर हाउस का खर्चा बच जाएगा? भाई BCD तो है ना, वो रखे जाएंगे वहां पे, तो अनअवॉइडेबल। कमिटेड कॉस्ट क्या होती है? कमिटेड कॉस्ट आर अ कैटेगरी ऑफ अनअवॉइडेबल कॉस्ट, ये भी अनअवॉइडेबल कॉस्ट की तरह है। अ कमिटेड कॉस्ट इज कॉस्ट दैट अ कंपनी हैज already committed to or an obligation already made that it can't avoided by any means। भाई हम जो मर्जी कर लो, ये हमने देना ही देना है। फॉर एग्जाम्पल हमने टैक्स देना ही देना है, हमने कहा प्रॉपर्टी टैक्स से काम करें ना करें देना ही देना है। अब इसमें हम नया प्रोजेक्ट लॉन्च करें, नया प्रोजेक्ट लॉन्च ना करें, वो प्रॉपर्टी टैक्स देना ही देना है। ठीक है, जितनी पर्टिकुलर एरिया, तो ये क्या हो गया, हमारा अनअवॉइडेबल कॉस्ट है, कमिटेड कॉस्ट है, हमने कमिट किया हुआ है कि हमने हर साल आपको ये देने देना है। ठीक है, और इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रेक्चुअल रेंटल और लीज पेमेंट फॉर बिल्डिंग एक्वायर्ड 2 ईयर्स, हमने कहा यार 2 साल के लिए बिल्डिंग एक्वायर कर लिया और 2 साल तक तुम्हें किराया मिलता रहेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लीज नॉर्मली रिप्रेजेंट अ कमिटेड कॉस्ट फॉर द फुल टर्म ऑफ लीज सिंस इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू टर्मिनेट लीज एग्रीमेंट। कहता है ये लीज एग्रीमेंट को तोड़ना आसान नहीं है, पेनल्टी ज्यादा पड़ेगी, तो ये हमारे लिए रेलिवेंट कॉस्ट नहीं होगी। अब देखो मैंने 2 साल के लिए बिल्डिंग लीज पे ले ली, अब मैं न्यू प्रोजेक्ट करूं ना करूं क्या फर्क पड़ता है, ये तो देने देना, ये तो आना ही आना। संक कॉस्ट होती है हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्या होती है? हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले एक अर्ली कैलकुलेशन होती है, कोई बजट प्लान बनाया होगा, कोई मार्केट सर्वे किया होगा, इसके ऊपर जो खर्चा आया होगा। ठीक है, इसका प्रोजेक्ट को करूं या ना करूं, इससे पहले मैंने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना ली, वो खर्चा हो गया। अब प्रोजेक्ट को अगर मैं कंटिन्यू करता हूं, इससे दोबारा कोई नहीं आना, क्या दोबारा फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाऊंगा? नहीं, ये तो वन टाइम खर्चा आएगा ना। ठीक है, ये तो प्री प्रोडक्शन का खर्चा होगा, इसका प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने या ना करने से कोई डायरेक्टली, सिर्फ ये प्लानिंग है, लेकिन अगर मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा तो ये दोबारा कॉस्ट आएगी, ऐसा नहीं होगा। और अगर प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करूंगा तो ये नहीं है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट स्टार्ट करूं या ना करूं इसीलिए तो सारी प्री कैलकुलेशन हो रही है। फिर उसके बाद मुझे पता चलेगा यार प्रॉफिट है तो कर लेते, नहीं है तो नहीं करेंगे। जैसे एनपीवी और आईआरआर की डिसीजंस होती हैं, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की। एमएफए पढ़े हो? अभी नहीं पढ़े हो, ठीक है। तो संक कॉस्ट पता चल गया, ठीक है नहीं, जो ऑलरेडी आपने न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस से पहले खर्चा कर लिया होगा पास्ट में, तो वो आपका क्या होगा, रेलिवेंट नहीं होगा। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल में वो कह रहा है कि कंपनी ने 900 जो है वो न्यू प्रोडक्ट के डेवलपमेंट में खर्चा किया एंड फर्दर 80,000 ऑन मार्केट रिसर्च, और मार्केट रिसर्च में खर्चा किया तो 980 उसकी संक कॉस्ट कर गई। ठीक है, बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन स्पेंड, ये पहले ही खर्चा हो चुका है and would not be recovered regardless to go ahead with the launch or not। ये मैंने खर्चा कर लिया, अब मैं आगे प्रोडक्ट को कंटिन्यू करूं या ना करूं, ये हो गया, ये खर्चा हो गया, वापस नहीं आ सकता। इस खर्चे का प्रोडक्ट के स्टार्ट करने से कोई ताल्लुक नहीं है, ऑल्दो इसकी बेस के ऊपर मैं कंटिन्यू और नॉट कंटिन्यू का डिसीजन लूंगा, लेकिन अगर मैं कंटिन्यू का डिसीजन ले लूं तो खर्चा हो गया। अगर मैं कहता यार मेरे लिए फिजिबल नहीं है, मैं नहीं करता, तो खर्चा तो फिर भी हो गया।
ठीक है। तो संक कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट वो नहीं होगा। और नोशनल कॉस्ट में जिसमें कैश फ्लो नहीं हो रहा होता, नॉट एक्चुअली पेड इन कैश, जिसमें एक्चुअली कैश फ्लो नहीं हो रहा होता। डेप्रिसिएशन, फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्ब यूजिंग एब्जॉर्प्शन रेट, ये हमारे पास नोशनल कॉस्ट में आ जाएगा, जो कि रेलिवेंट हमारे पास नहीं होगा। ठीक है। एक MS क्वीन कॉर्पोरेशन वाला सवाल है, रेलिवेंट कॉस्टिंग के साथ करेंगे, कल इंशाल्लाह मिल के क्लास में कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद फिर हम रेलिवेंट कॉस्टिंग के फर्दर पॉइंट्स के ऊपर मूव कर देंगे। डन हो गया? चलो, अल्लाह हाफिज। इसके पास फिर भेज दूँ? मैंने पहले नहीं भेजे, लेक्चर नोट भेज, मैं भेज देता हूँ पास। ठीक है, अल्लाह हाफिज।